थैंक यू स्टूडेंट। आज हम सेकंड सेमेस्टर का वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताएंगे, खास तौर से बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके हम पहले तो बताते हैं इसका महत्व क्या है। प्राचीन कालखंड से ही भारत के मनुष्य इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि व्यक्तित्व का विकास ही सर्वोपरि है। यदि व्यक्तित्व का विकास नहीं होता तो व्यक्ति की शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए प्राचीन कालखंड से ही शिक्षा मनुष्यों ने व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बल दिया है। हम आज बैकग्राउंड की बात करते हैं या शिक्षा की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को या भारतीय संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला वैदिककालीन शिक्षा, दूसरा मध्यकालीन या मध्ययुगीन शिक्षा। इसमें 2 कालखंड महत्वपूर्ण होते हैं, पहला बौद्धकालीन शिक्षा, दूसरा मुस्लिमकालीन शिक्षा, तीसरा ब्रिटिशकालीन शिक्षा और चौथा आधुनिक शिक्षा या स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। आज हम पहले कालखंड की बात करेंगे। इस पूरे एरा को आज हम इसी कालखंड में डिस्क्राइब करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम प्राचीन काल या वैदिक काल। प्राचीन काल की शिक्षा को या वैदिक काल की शिक्षा में क्या विशेषताएं थी, क्या महत्व था, इसकी ओर हम जाते हैं और आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे पहले बताया कि प्राचीन काल में शिक्षा मनुष्य दूरदृष्टा थे। वो भविष्य में आने वाली तकलीफों से परिचित थे और वो जानते थे शिक्षा ही वो जरिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था का पूर्ण किया और संपूर्ण वैदिककालीन शिक्षा में उन्होंने तमाम विशेषताओं को समाहित किया। अब आगे बढ़ते हैं हम और वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्यों की ओर चलते हैं या उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला उद्देश्य वैदिककालीन शिक्षा में ज्ञान व अनुभव पर बल की बात करते हैं। अर्थात उस काल के शिक्षा शास्त्री चाहते थे कि संपूर्ण शिक्षा अनुभवों पर आधारित हो। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखे, बल्कि संपूर्ण ज्ञान को अनुभव आधारित करना चाहते थे। अर्थात वैसी शिक्षा जो प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों और उपाधियों के सहारे न दी जाए, बल्कि व्यक्ति को उस विषय में विशेषता या महारत हासिल की जाए और इसको व्यवहारिक रूप में शिक्षा प्रदान की जाए। पहला उद्देश्य पूरा होता है। नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध। वैदिककालीन शिक्षा में व्यक्ति की चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निराकरण करना, उनको निरोध करना या उनको दमन करके व्यक्ति को चरित्रवान बनाना था। अर्थात ऐसा व्यक्ति बनाना था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने न सिर्फ अपने शारीरिक विकास को बल्कि आत्मिक विकास का भी उन्नयन कर सके और आत्मिक विकास पर बल दे सके। इसलिए चित्तवृत्ति को निरोध करते हुए व्यक्ति को आचरणवान बनाना उस समय की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट तीसरे उद्देश्य पर आते हैं हम। तीसरे उद्देश्य में था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का सम्मिलन। जैसा कि मैंने कहा संपूर्ण शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा धर्म पर आधारित थी। व्यक्ति के प्रत्येक सामान्य कार्य में धर्म सम्मिलित रहता था। अर्थात व्यक्ति धार्मिक आस्थाओं पर आगे बढ़ते हुए अपने संपूर्ण कार्य करता था और ईश्वर की भक्ति की कामना करता था या ईश्वर की भक्ति करता था। नेक्स्ट अगले उद्देश्य पर आते हैं। अगला उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। वैदिककालीन शिक्षा में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था चरित्र के निर्माण पर। यहाँ पर ऋग्वेद में कहा गया है कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उसे एक ही उपनिषद का ज्ञान हो, उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है जिसने संपूर्ण चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है परंतु वो चरित्रवान नहीं है। इसलिए उस समय के शिक्षा शास्त्री छात्रों को चरित्रवान बनाने पर अपरिहार्य रूप से जोर देते थे। अगला उद्देश्य हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करना। वैदिककालीन शिक्षा में व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना या उसको विकसित करना शिक्षा शास्त्रियों का परम कर्तव्य था, क्योंकि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समस्या को समाधान के स्तर तक ले जाता है। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत नहीं है तो किसी भी समस्या का समाधान वो नहीं कर सकता। इसलिए वैदिककालीन शिक्षा में व्यक्तित्व के निर्माण पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था। अगला उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति या भावी जीवन की शिक्षा।
इस उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय के लिए इस प्रकार शिक्षा दी जाए कि वो शिक्षण कौशलों को किसी व्यवसाय से या लघु उद्देश्यों से कनेक्ट करते हुए अपने जीवन से संबंधित तमाम क्षेत्रों में महारत हासिल कर सके, ताकि अपनी आजीविका को आसानी से चला सके और जो सामाजिक समस्याएं हैं या सामाजिक विकृतियां हैं उनको दूर कर सके। नेक्स्ट और अंतिम उद्देश्य है हमारा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। प्रत्येक देश में प्रत्येक शिक्षा शास्त्री ये चाहता है कि उसकी जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी संस्कृति है, जो भी उसकी कल्चर है, जो भी उसके वैल्यूज हैं, जो भी उसके मोरल्स हैं, वो उनके द्वारा छात्रों को ग्रहण कराए जाए और छात्र अगली पीढ़ी को उनको हस्तांतरित करें। इसलिए इस वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण करना और उसको आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हुए उसको बनाए रखना था। ये हमारा शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अब नोट डाउन करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने उम्मीद करता हूँ ये नोट डाउन कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अब प्राचीन कालीन शिक्षा की या वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता है विद्यारंभ संस्कार। वैदिककालीन शिक्षा की पहली विशेषता को लिखते चलेंगे, विद्यारंभ संस्कार। उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। नंबर 1, वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार इसके अंतर्गत ये संस्कार तब प्रारंभ होता था, जब छात्रों को उपनयन संस्कार से संस्कारित कर दिया जाता था। अर्थात जब विद्यारंभ संस्कार में जब संस्कृत वैदिककालीन संस्कृत की बोलचाल की भाषा नहीं रही या आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं रही, उस स्थिति में विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता था। इसमें सबसे पहले गुरु होते थे छात्रों को अक्षर स्वीकरणीयम अर्थात बच्चे को या छात्रों को अक्षर ज्ञान कराते थे। इस संस्कार के अंतर्गत मैं एक बार पुनः बोलता हूँ आप लोगों के लिए, इस संस्कार के अंतर्गत
जो गुरु होते थे, जो ऋषि होते थे या जो आचार्य होते थे, वो छात्रों को अक्षर ज्ञान कराते थे। अक्षर ज्ञान करने के साथ साथ बच्चों को अक्षर ज्ञान करने के साथ ही बच्चे की शिक्षा का औपचारिक श्री गणेश माना जाता था। उसके बाद दूसरा संस्कार होता है हमारा उपनयन संस्कार। नंबर 2 उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। इस सेरेमनी के अंतर्गत सबसे पहले छात्र क्या करता था, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना अर्थात इस संस्कार के अंतर्गत छात्र को उसके माता पिता गुरु के समीप ले जाते थे। गुरु के समीप ले जाने के बाद छात्र का विधिवत रूप से छात्रों को गुरु स्वीकार करते थे और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छात्रों द्वारा उनके कुल के देवता की सबसे पहले गणेश की पूजा कराते थे, उसके बाद मां सरस्वती की पूजा कराते थे, उसके बाद उनके कुल देवता की पूजा कराते थे, उसके बाद औपचारिक रूप से छात्रों को स्वीकार कर लेते थे और अपना छात्र मान लेते थे और इसी के साथ औपचारिक रूप से छात्र की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। नेक्स्ट विशेषता है इसकी समावर्तन संस्कार। तीसरे सेरेमनी है समावर्तन संस्कार। समावर्तन से सीधा सा अर्थ रखता है वापस आना अर्थात घर वापसी। इसका तात्पर्य है जब छात्र गुरु आश्रम में अपनी संपूर्ण शिक्षा को पूर्ण कर लेता था, उसके बाद वो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग कर गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने के लिए अपने घर आता था और उस समय उस छात्र का केशलोचन होते थे। केशलोचन होने के बाद छात्रों को नवीन वस्त्र धारण कराए जाते थे और विधि एवं विधान से उनको ये समावर्तन संस्कार कराया जाता था और छात्र पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन ग्रहण कर लेता था। समावर्तन संस्कार पूरा होता है। आप साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट इसकी विशेषता है विद्यालय भवन। नंबर 4 लिखेंगे विद्यालय भवन। अर्थात डॉक्टर के.एस. अंतिकर का मानना है कि प्राचीन काल में जो विद्यालय भवन होते थे, प्राचीन काल की शिक्षा थी वो शहरों से दूर गांवों के निकट होती थी और वो भी प्रकृति के सामान्य या रमणीक स्थान पर होती थी। सामान्यतः छात्रों को ग्रीष्म काल में पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और जब बारिश का मौसम होता था उस समय उसको कवर करने के लिए कोई व्यवस्था रहती होगी और खासतौर से ऐसे विद्यालय जो मंदिरों से संबंधित थे, देवालयों से संबंधित थे, उनके लिए कहना है उनमें बहुत अच्छे या शानदार भवन जरूर रहे होंगे। तो ये आपका विद्यालय भवन हुआ। नेक्स्ट प्रकृति से संपर्क। पांचवा प्रकृति से संपर्क। प्राचीन काल में शिक्षा प्रेमी या गुरु ऋषि या मुनि जो भी होते थे वो प्रकृति प्रेमी होते थे। वो शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति के रमणीक स्थानों पर अपने आश्रम का निर्माण करते थे और
वहीं पर शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था करते थे। ऐसी स्थिति में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही प्रकृति के जबरदस्त प्रेमी होते थे। नेक्स्ट अगली विशेषता है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा की संपूर्ण नींव गुरुकुल प्रणाली पर ही आधारित है। अर्थात संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था, देवालय व्यवस्था, ये इसके द्वारा शिक्षा को संपन्न किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि या जो भी ऋषि होते थे, मुनि होते थे, जो भी आचार्य होते थे, गुरुकुल प्रणाली को ही जोर देते थे, गुरुकुल प्रणाली पर ही ज्यादा मान्यता देते थे। नेक्स्ट है अध्ययन की व्यवस्था। अध्ययन की व्यवस्था यहां बात करेंगे संपूर्ण वैदिक काल में या संपूर्ण वैदिक कालीन व्यवस्था में अध्ययन की व्यवस्था सामान्यतः गुरुओं द्वारा या राज्य द्वारा या जो भी राजा होते थे उनके द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती थी। अर्थात संपूर्ण वैदिक कालीन शिक्षा में अध्ययन की व्यवस्था गुरु के द्वारा संपन्न कराई जाती थी और छात्र उनको विधिवत रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र एवं छुट्टियां। शिक्षा शास्त्र एवं छुट्टियां वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में श्रावण मास की पूर्णिमा को शिक्षा शास्त्र आरंभ होते थे और पौष मास की पूर्णिमा को शिक्षा शास्त्र का समापन कर दिया जाता था। इसके बाद दीक्षांत समारोह होते थे। आज की बात कहते हैं समय कहते दीक्षा समारोह होते थे। आज की भाषा में आज का हम उसी का परिवर्तित रूप है दीक्षांत समारोह। अर्थात सत्र के अंत में समारोह होता था। और छुट्टियों की बात करते हैं तो प्रत्येक सप्ताह के बाद इतवार को या रविवार को छुट्टियां रहती थी। तो ये शिक्षा शास्त्र एवं छुट्टियों के बारे में क्लियर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप संपूर्ण वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो अनिवार्य रूप से निःशुल्क थी। किसी भी छात्र से शुल्क नहीं वसूला जाता था। इसी का आज भी कॉन्सेप्ट लिया गया है कि भारतीय संविधान में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को बनाया गया है। शिक्षा का संपूर्ण दायित्व राज्य पर निर्भर करता था, सिविल सोसाइटी थी उन पर निर्भर करता था। तो इसलिए शिक्षा कैसी थी? शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। अगली विशेषता है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड की बात करेंगे। संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षण विधियां मौखिक ही थी। अर्थात संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत जो भी शिक्षक होते थे वो मौखिक रूप से छात्रों को अध्ययन कराते थे, छात्रों को पढ़ने बताते थे। और इसमें सामान्य रूप से व्याकरण विधि को महत्व दिया जाता था, प्रश्नोत्तर विधि को महत्व दिया जाता था, वाद विवाद विधि को महत्व दिया जाता था, शास्त्रार्थ विधि को महत्व दिया जाता था, तर्क विधि को महत्व दिया जाता था। ये ऐसी शिक्षण विधियां थी जिनको सामान्य रूप से संपूर्ण वैदिक कालीन शिक्षा में अपनाया जाता था।
अगली शिक्षण विशेषता है शिक्षण शिक्षण का समय। शिक्षण चल रहा है करते हैं शिक्षण का समय। शिक्षण का समय। वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षण सुबह आरंभ होता था। सुबह आरंभ होने के बाद अपराह्न तक शिक्षण कार्य चलता था। अपराह्न को छात्र भोजन करते थे, विश्राम करते थे। उसके बाद पुनः शिक्षण कार्य प्रारंभ होता था और सायंकालीन अपराह्न के बाद सायंकाल तक शिक्षण कार्य चलता था। नेक्स्ट है शिक्षण कक्षा नायक पद्धति। अगला है 11वां कक्षा नायक पद्धति। इस पद्धति को कक्षा नायक पद्धति, कक्षा नायक पद्धति। संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा संपूर्ण वैदिक कालीन शिक्षा में कक्षा नायक पद्धति को अपनाया गया था। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो शिक्षकों का अभाव था। ऐसी स्थिति में जब शिक्षक कक्षा में उपस्थित नहीं होते थे, आश्रम में उपस्थित नहीं होते थे, वैसी स्थिति में सर्व स्वीकार और कक्षा के सबसे प्रतिभावान छात्र को शिक्षण कार्य करने के लिए आगे लाया जाता था। वो संपूर्ण कक्षा को पढ़ाता था, जिससे दो लाभ होते थे। एक तो शिक्षण कार्य अनवरत चलता रहता था। दूसरा, शिक्षक उस समय प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं थे, इसलिए कक्षा नायक धीमे धीमे पढ़ाते हुए शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता था और एक प्रशिक्षित शिक्षक बन जाता था। छात्र जीवन संबंधी नियम। अगला है छात्र जीवन संबंधी नियम। छात्र जीवन संबंधी नियम। संपूर्ण वैदिककालीन शिक्षा में छात्रों को जीवन संबंधी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जिनमें से महत्वपूर्ण नियम है, उनको हम नोट डाउन कराते हैं। नंबर 1 आदतें। नंबर 1 आदतें, हैबिट्स की बात करेंगे। प्रत्येक छात्र, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंधित हो, चाहे वो घाट परिवार से संबंधित हो, चाहे राज परिवार से संबंधित हो, और जन सामान्य के परिवार से संबंधित हो या बैकवर्ड परिवार से संबंधित हो, सभी छात्रों को साधारण जीवन का पालन करना पड़ता था। अर्थात सभी छात्र साधारण जीवन जीते थे। किसी भी व्यक्ति को ऐश्वर्यपूर्ण या विलासितापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था। अर्थात प्रत्येक छात्र साधारण जीवन पर ही निर्भर रहता था। उसकी दूसरी आदत थी दिनचर्या। नंबर 2, 1 हो गया ये, 2 हो गया दिनचर्या। छात्र की दिनचर्या सुबह से प्रारंभ होती थी। छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले छात्र अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करता था। उसके बाद चरण स्पर्श करने के बाद वो अपने नित्य के दैनिक कार्य निपटाता था। दैनिक कार्य निपटाने के साथ साथ अपनी शिक्षा को ग्रहण करता था। ये छात्रों की सामान्यतः दिनचर्या थी। अगला है खान पान।
नंबर 3 खान पान। वैदिक कालीन शिक्षा में माना जाता है कि छात्रों को जो जो खाने की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी, दिन में 2 बार होती थी। एक प्रथम बार अपराह्न में छात्रों को भोजन दिया जाता था, उसके बाद फिर शाम को छात्रों को भोजन दिया जाता था। छात्रों के लिए विशेष रूप से विशेष प्रकार के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। सभी छात्र सामान्यतः सामान्य भोजन का ही उपयोग करते थे या सामान्य भोजन ही ग्रहण करते थे। अगला है आचार विभाग। चौथा है आचार विभाग। वैदिक काल में सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती थी वो अपने जो उनके अंदर के व्यवहार में विसंगतियां हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करेंगे और सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। अपने आचरण को, अपने चरित्र को उच्च बनाएंगे। अर्थात अनिवार्य रूप से वैदिक काल में आचरण की शुद्धता पर बल दिया जाता था। अगली विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर संपूर्ण कालखंडों में शिक्षा के जितने भी एरा आपने बताए हैं, जितने भी कालखंड बताए हैं, किसी में भी इतने आत्मीय, इतने स्नेहपूर्ण और इतने विश्वास भरे संबंध गुरु और शिष्य के मध्य कभी नहीं रहे जितने वैदिक कालीन शिक्षा में थे। क्योंकि इसके पीछे भी कारण था कि इस शिक्षा के अंतर्गत जो गुरु होते थे छात्रों के साथ उत्तरोत्तर व्यवहार करते थे, जो शिष्य होते थे या छात्र होते थे वो भी अपने गुरुओं के प्रति पितामह व्यवहार करते थे। क्योंकि गुरुओं की एक एक क्षण, एक एक सांस, एक एक लम्हा छात्रों के लिए समर्पित रहता था। इसलिए इस युग में या वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है छात्रों, यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं या और भी कंटेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज करनी हो पूछ सकते हैं आप।